हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी प्रीवियस ईयर्स में जो काइनेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो हम आज देखेंगे। देखिए, पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड दो वीडियो जो है मैंने क्वेश्चन पे पहले अपलोड किए थे, और अब जो हमने उसके आगे जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर बिकॉज। ये कह रहा है कि जो आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो, या अगर मैं नॉर्मली कहूँ कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्यों? तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो इसका आंसर मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बता दिया था पहले ही, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये पूछ रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है। ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ठीक है, और पढ़ते हैं आगे, वेलोसिटी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया था कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वहाँ पर आपके लिए या आपको आंसर क्या याद रखना है, ये वाला, रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो बढ़ जाता है, इसलिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। देखिए, बाकी ऑप्शन भी आप सही मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको यही सही मानना है, ठीक है। बाकी भी आपको लग सकता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन भी तो बढ़ता है, लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री तो कोलिजन जो है वो तो आपके 100 टाइम्स से 200 टाइम्स बढ़ता है, लेकिन आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना ही बढ़ती है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो जो कोलिजन की जो अमाउंट है या जो कोलिजन की जो संख्या है वो आपके 200 से 300 गुना बढ़ जाती है, लेकिन 200 से 300 गुना रेट नहीं बढ़ती। इसका मतलब केवल कोलिजन की वजह से जो है रेट डिसाइड नहीं हो रही, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कोलिजन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोलिजन से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है या जो सबसे सही ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग वो है रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आर्नियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। आर्नियस इक्वेशन मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दिया था, तो k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे आर्नियस इक्वेशन है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है यूनिट ऑफ ईए इज जूल पर मोल। तो देखिए, ई की जो यूनिट है वो जूल पर मोल होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल, बिल्कुल सही है। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला, तो वहाँ पर हमने कहा था कि एक टेम्परेचर हमने लिया था T1 और एक हमने टेम्परेचर लिया था T2, लेकिन हमने दोनों के लिए ए जो है वो सेम लिया था और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी सेम ली थी। मतलब हमने अलग अलग टेम्परेचर के लिए K1 और K2 तो लिया था, लेकिन A1 A2 नहीं लिया था और EA1 EA2 नहीं लिया था। मतलब हमने क्या माना था कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जो आर्नियस फैक्टर है वो और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यूनिट ऑफ ए इज जूल पर मोल, बिल्कुल सही है। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट में भी सही है। इसके बाद ये कह रहा है ई इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि हमने क्या कहा था, ई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो देखिए, ए के जो है हमने अलग अलग नाम दिए थे, आर्नियस फैक्टर, आर्नियस पैरामीटर, आर्नियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहाँ पर ए जो है वो हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ए की जो यूनिट है वो किससे मैच करती है, के से। मतलब जो आपके के की यूनिट होगी वही आपके ए की यूनिट होगी, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपकी यूनिट होती है के की वो होती है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए की यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स जो है दूसरी यूनिट अगर हम इसको कहें या इसको जो हम कन्वर्ट करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है हर्ट्ज, वो उससे मैच होती है, हर्ट्ज होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ई इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिल गए, स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको याद रखना है तो उससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़े बिना आंसर सही
नहीं करना है, मतलब आंसर टिक नहीं करना है जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं, उसके बाद आपको फाइनल आंसर डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम्स। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, दूसरा किससे रिलेटेड है, एंजाइम से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें काइनेटिक्स के सेंस में तो एंजाइम जो है वो क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। अब देखिए एंजाइम्स आपके एज अ काइनेटिक्स भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वहाँ पर भी एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कैटलिस्ट की तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर एक कोई कैटलिस्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो सभी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए आयरन कैटलिस्ट है या निकल कैटलिस्ट है या प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी रिएक्शन में बिहेव करे। और अगर हम बात करें एंजाइम की तो एंजाइम तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल कैटलिस्ट तो एक से ज़्यादा जगह फिर भी काम आ जाए, लेकिन एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, दीज आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। अब देखिए कैटलिस्ट जो है वो आपको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। उसका रीज़न क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपको वापस से वैसा का वैसा मिल रहा है, तो आपको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दे इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर क्या करता है कैटलिस्ट जो है, क्या है कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जबकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दे इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया तो नो डाउट फोर्थ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये हमने काइनेटिक्स में हालांकि नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर है पहले ही आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द आस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इज। अब ये कह रहा है कि सक्सेसफुल कोलिजन से मतलब क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लिखा था कंडीशंस फॉर अ रिएक्शन, या हम कहें रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन टू अकर, मतलब एक रिएक्शन कब होती है। तो मैंने वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। पॉइंट क्या थे कि आपके रिएक्शन होने के लिए सबसे पहला तो क्या है कि कोलिजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जब कोलिजन हो रहा है तो उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी जो सफिशिएंट होगी, काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो, तो सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी होगी तो अच्छे से कोलिजन होगा, अच्छा कोलिजन होगा, वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी, जब हमने मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पर पॉइंट आया था, लेकिन हमने पहले पढ़ ली थी कि एनर्जी भी सफिशिएंट है, कोलिजन भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ओरिएंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है। बिना प्रॉपर ओरिएंटेशन के जो आउटपुट है, या हम कहें सक्सेसफुल कोलिजन नहीं होगा, मतलब कोलिजन तो हो जाएगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये हमने चीज़ पढ़ी थी। अब देख लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा द आस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इज। सक्सेसफुल कोलिजन से मतलब है कि कोलिजन के बाद रिएक्शन हो। समझ में आ रही है बात, केवल कोलिजन की बात नहीं हो रही है, सक्सेसफुल कोलिजन का मतलब रिएक्शन हो। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखा है, स्टेरिक रिक्वायरमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ये कह रहे हैं द एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, ये वाला ठीक है। इसके बाद कर रहा है एनकाउंटर डेट, ये भी हमें ठीक लग रहा है। इसके बाद ये कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमने क्या कहा था कि सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमें तीनों ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पर इसने सही या गलत तो पूछा नहीं है, इसने कहा है द एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इज, कि सक्सेसफुल कोलिजन का एस्पेक्ट क्या है। तो जब हम तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, स्टेरिक रिक्वायरमेंट भी सही है, एनकाउंटर रेट भी सही है और मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जब आपको तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि देखिए जब आप नेट और गेट के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो है चीज़ें 100% एक्यूरेट होती है, लेकिन जब आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आप एक चीज़ मान के चलिए कि अकॉर्डिंग टू आरपीएससी आपको चलना है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी की आप जो एक्सपेक्टेशन है वो आरपीएससी से एटलीस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है।
अब ये मैं नहीं बताऊंगा कमी क्या है, ये कमी आपको बतानी है, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए आपका होमवर्क है, आपने कितना सीखा है, जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाए हैं उसमें आपने कितना सीखा है, कितना समझा है, वो आप उसके बेस पे आप बताइए कि इसमें क्या कमी है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर क्या कमी है। मैं आपको हिंट देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है द फैक्टर p इन रेट इक्वेशन। अब यहाँ पर इसने रेट इक्वेशन दे रखी है k इक्वल्स टू पी ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये इसने रेट इक्वेशन दे रखी है। अब हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि ये रेट इक्वेशन गलत है। ये रेट इक्वेशन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो कोलिजन थ्योरी का है। किसका है? कोलिजन थ्योरी का है। तो आप चेक करना कोलिजन थ्योरी में मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवा है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि आपके जो P है वो किस चीज़ को बता रहा है। तो जो P है यहाँ पर वो किस चीज़ को बता रहा है? पहला ऑप्शन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है P उसको नहीं बताता, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है स्टेरिक फैक्टर, बिल्कुल सही है। स्टेरिक फैक्टर जो है बिल्कुल सही है, मतलब जो P है वो स्टेरिक फैक्टर को बताता है। किसको बताता है? स्टेरिक फैक्टर को, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन को बताता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से क्या आता है? स्टेरिक फैक्टर। दोनों आप कह सकते हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन या स्टेरिक फैक्टर। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कोलिजन थ्योरी, तो आप मान के चलना मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की बात हो रही है। आप ये मत सोचना कि पुरानी वाली ये थी या नई वाली ये थी। अगर मैं कोलिजन थ्योरी कह रहा हूँ तो आप फाइनल वाली मान के चलना। तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि ओरिएंटेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक टर्म जोड़ी थी P। तो P जो है वो स्टेरिक फैक्टर को बता रहा है या ओरिएंटेशन फैक्टर को भी बता रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो P की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 10⁻⁹ 12 काफ़ी कम तक होती है। एक रेंज होती है, मतलब P की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और कम होती है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। PDF शेयर कर रखा है, उसमें भी लिख रखा है। अब यहाँ पर प्रेशर भी नहीं होगा और ऑप्शन चेक करें तो, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी नहीं होगा। अब मैंने आपसे जो कहा कि ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ गलती है। अब क्या गलती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन द एंजाइम कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। अब इसने क्या कर रखा है? एंजाइम कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म दे रखा है। तो देखते हैं क्या मैकेनिज्म दे रखा है। तो मैकेनिज्म क्या दे रखा है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट रिएक्शन कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है Ka, और ये हो गया K' और ये हो गया ES। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या बना लिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट स्टेप हो गई जो कि रिवर्सिबल है। सेकंड स्टेप जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये हो गया Kb। ये क्या हो गया? Kb, और ये बना रहा है प्रोडक्ट। अब मज़ेदार बात ये है कि इस क्वेश्चन में भी टेक्निकल फॉल्ट है। मतलब ये क्वेश्चन भी अगर टेक्निकली चेक किया जाए तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें ज़रूरी है। अब इसके लिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस मैकेनिज्म में क्या कमी है। मतलब ये जो इसने मैकेनिज्म दे रखा है इसमें क्या कमी है। हिंट में देता हूँ कि यहाँ पर एंजाइम कैटेलिस्ट है और कैटेलिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो इसने क्या कहा? ये मैकेनिज्म दे दिया, अब इसमें कमी है वो आप पूरी कर लेना, लेकिन आप मान के चलो कि ये सही है, क्योंकि आरपीसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा कि सही है। जैसे आपने ये मान लिया कि ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज। अब ये कह रहा है कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ये पूछा है इसने। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से, क्योंकि एंजाइम कैटेलाइज का जो मैंने मैकेनिज्म कराया उससे पहले मैंने आपको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाया था, और मैंने वहाँ पर ये भी आपसे कहा था कि भाई स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन आपके सिलेबस में नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जब भी सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर आधी चीज़ें वो होती हैं जो सिलेबस में लिखी हुई होती हैं, और आधी चीज़ें वो होती हैं जो सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, लेकिन वो आपको पढ़नी ही है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो आपको लिख के देगा। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ये है कि इंटरमीडिएट की नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या आती है? 0 आती है। इंटरमीडिएट की जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या आती है? 0। इसका मतलब अगर मैं कहूँ DES/dt, ये क्या आएगा? 0। और ये हम कैसे निकालेंगे? जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। अब आप मैकेनिज्म में देख के बताओ कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी स्टेप में बन रहा है। तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, फॉरवर्ड वाली। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? KAE और S।
भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन जो था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वो क्या आ गया, के ए ई और एस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है रेट। अब क्योंकि ये फॉर्मेशन था इसलिए प्लस में है, अब क्योंकि डिसअपियरेंस है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कौन कौन सी स्टेप में डिसअपियर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो बैकवर्ड स्टेप है उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, डिसअपियर हो रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस के ए डैश और ये हो जाएगा ई एस, ठीक है। और ये वाली स्टेप में भी डिसअपियर हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस के बी ई एस इक्वल्स टू, आपने ज़ीरो कर ही रखा है। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि जो इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो नहीं होती लेकिन कांस्टेंट होती है। ज़ीरो नहीं होती लेकिन क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब कम होती है, नेग्लिजिबल होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। ज़ीरो नहीं होती, इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट है इसका मतलब नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब बनने की दर और कंज्यूम होने की दर क्या हो जाती है, बराबर। तो यहाँ पर आपने क्या करा, बनने की दर लिख दी प्लस में, कंज्यूम होने की दर लिख दी माइनस में, इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको चाहिए क्या, ई एस चाहिए आपको, ये आपको ई एस चाहिए, तो मैंने क्या करा, ई एस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया के ए ई एस, ठीक है। अब आपने क्या करा, ई एस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस ई एस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, ब्रैकेट में माइनस आ गया बाहर, तो ये हो गया के डैश ए प्लस के बी, ये आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू है। अब यहाँ पर जब आप ई एस को कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई एस बराबर, ये पूरी टर्म ब्रैक इक्वल टू के उधर चल जाएगी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ये, तो ये हो गया के ए ई एस, क्या हो जाएगा, के ए ई एस, डिवाइड में क्या आएगा, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो नीचे डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा के ए डैश प्लस के बी, ये आपका सॉल्यूशन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू। देखिए मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके डायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट का मतलब जो पढ़ा आपने डायरेक्ट आंसर आ गया, वो अच्छे क्वेश्चन मैं नहीं मानता। अच्छे क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना पड़े या चेक करना पड़े अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आरपीएससी पहले रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछती थी, लेकिन अब वो है अच्छे क्वेश्चन भी पूछने लगे है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट छोड़ देती है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो देखिए कहाँ दे रखा है, के बी ऊपर दे रखा है, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरे वाले में ई एस लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, के ए ऊपर है और नीचे के डैश ए और प्लस के बी, तो ये ऑप्शन सही हो गया। भाई मैंने जो सॉल्व करा वो आंसर क्या हो गया, सही हो गया। बाकी के ऑप्शन भी क्या है, गलत है, बाकी के ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है, क्या कमी है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर डीकम्पोजिशन, मतलब क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ N2O फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और एक रेट इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है रेट इक्वेशन, ये K इक्वल्स टू दिस। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको इक्वेशन दे रखी है रेट कांस्टेंट की, ये दे रखा है K इक्वल्स टू ब्रैकेट में 5.00 इंटू 10⁻11 dm³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, उसके बाद ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बाद में पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो आप ये देखो कि जो इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्मेट में दे रखी है और उसको कंपेयर करो। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी है आर्मीनियस इक्वेशन, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपने पढ़ रखी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि k जो है उसकी जगह k आ गया, a जो है उसकी जगह ये लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल की जगह एक्सपोनेंशियल है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ जो आपके दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ साथ में, माइनस 10,000 k अपॉन टी,
ये दे रखा है। अब आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा और t से t हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच गया EA/R और यहाँ पर बच गया 10,000 K। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि K का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देखेंगे कि क्या मतलब निकल रहा है। अब हमें चाहिए क्या, हमें EA चाहिए, तो EA चाहिए तो मैं R को यहाँ ले जाता हूँ, तो EA को मैंने यहाँ रखा और मैं यहाँ ले गया R इंटू 10,000 और ये K जो है क्या है पता नहीं अभी तक, तो उसको रहने देते हैं। अब एक चीज़ ये है कि ऑप्शन में यूनिट क्या है, ऑप्शन में यूनिट है जूल पर मोल या जूल या किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर आपको R की वही वैल्यू रखनी है जो जूल वाली यूनिट में है। तो R की जो यूनिट जूल वाली यूनिट में है, R की जो वैल्यू वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और ये आपने लिख दिया इंटू 10,000, ठीक है। K की पता अभी तक तो पता नहीं कि क्या है। तो देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि RPSC से आप ऑथेंटिसिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब जहाँ तक मुझे ध्यान है इस K का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। इसने K ज़बरदस्ती लिख दिया है, कोई उसका रोल नहीं है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो जो यूनिट है या तो जूल पर मोल है या एक में दे रखिए किलो जूल पर मोल। तो ये जो K है ये किलो जूल का हो सकता है, लेकिन ये बाद में डिसाइड होता है कि किलो जूल को कन्वर्ट करना है या नहीं करना। तो पहले से K लिखने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि K जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये K जो है इसको नहीं लिखना चाहिए था, ये इसने गलती से लिख रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। K एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ K नहीं होता तो सीधा सीधा सिंपल सॉल्व करना होता R इंटू 10,000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको किलो में कन्वर्ट कर दूँ यूनिट के हिसाब से तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83.14 किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या दे रखा है, ये रहा 83.14 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो K है ये अननेसेसरी दे रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि K जो है किलो कैलोरी या किलो जूल हम करेंगे कन्वर्ट, उसके बाद K आता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो अलग अलग इक्वेशन की फॉर्म दे सकता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है कि कौन सी फॉर्म किससे मैच होगी। तो यहाँ पर आर्गेनियस इक्वेशन दे रखी है K = A e⁻⁻ इसको इसने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिया और फिर आपसे कंपेयर करा दिया कि A की जगह वैल्यू दे रखी है, एक्सपोनेंशियल अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है और वैल्यू देके उसने अपॉन T कर दिया। तो आपने क्या करा, EA/R जो था वो इसके बराबर कर दिया। तो ये आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल है। लेकिन होता ये है कि अगर हमने ढंग से पढ़ के नहीं गए हैं, हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है।